पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। इनके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। कह रहा है कि जो बिरजू महाराज हैं, कथक और बिरजू महाराज, कथक एक डांस है, ये एक दूसरे के पर्यवाची हैं, मतलब एक दूसरे के नाम को पूरा करते हैं। और बता देते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी का मतलब गोधुली भाग 2 के बुक में से गद्य खंड है, पद खंड नहीं है। इसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ और इसको लिखे हैं पंडित बिरजू महाराज। इसमें हम लोग मतलब लेक्चर क्लियर करने का कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो भी आया है, ऑब्जेक्टिव भी एक बार मतलब समझ लें हम लोग कि कौन सा मतलब कि ऑब्जेक्टिव बनता है इस चैप्टर से, ताकि एग्जाम में आपको मतलब कि आसानी रहेगा क्वेश्चन को बनाने में। तो लेक्चर भी हो जाएगा, साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे इसका। तो इसमें यही ऑब्जेक्टिव के रूप में निकलेगा, तो जो निकलेगा हम उसको बताएंगे। कह रहा है कि ये लखनऊ घराने के वंशज थे। बिरजू महाराज किस घराने के कहेगा कि वंशज थे, तो लखनऊ घराने के। और सातवीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो सातों पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया हो। पूछता है कि किस पीढ़ी के संतान थे, तो पीढ़ी पूछेगा तो सातवीं पीढ़ी होगा, और वंशज पूछेगा तो लखनऊ घराने का होगा। तो दो क्वेश्चन है, मतलब कि लखनऊ घराने के वंशज थे और सातवीं पीढ़ी के संतान थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इसको थोड़ा बता देते हैं। कह रहा है कि इनका हंसमुख जो था, स्वभाव था, सौम्य थे, मिलनसार व्यक्ति थे, व्यक्तित्व और सहज निष्कपट थे। लगभग बच्चे का भोलापन था इनमें, जो बिरजू महाराज थे। किंतु बात करते करते ये कहीं खो जाते थे। निरंतर उंगलियों में उलझे रहना अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता था। कह रहा है कि अचानक कुछ कौंधता सा उनकी आंखों में, और फिर वह फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मंझला कद, चेचक के हल्के दाग और बड़ी बड़ी आंखों वाला ढीलापन। जब किसी व्यक्ति को चेचक हो जाता है, जिसको हम लोग देहात में माता माई बोलते हैं, तो उसी को चेचक कहा जाता है, जिसके चलते शरीर में गड्ढा गड्ढा हो जाता है, शरीर बदसूरत दिखाई देने लगता है। उसी को कह रहा है कि चेचक के इनके शरीर में दाग था, बड़ी बड़ी आंख था, ढीलापन लिए व्यक्ति जब मंच पे एकदम अलग ही दिखाई देते थे ये। फुर्ती था, हल्कापन था, कथक नृत्य मानो मूर्तिमान हो उठा। और कथक नृत्य से हम लोगों के जो हिंदू धर्म में है कि शंकर भगवान से जुड़ा हुआ है, शंकर भगवान भी कथक नृत्य करते थे। कह रहा है कि यहाँ जो लिखा गया है, उनकी एक शिष्या थी, उसका नाम था रसीम वाजपेयी। वो भी क्या थी, नृत्यांगना थी, वो भी नृत्य करती थी और इन्हीं की शिष्य थी। वो कह रहा है कि रंग कर्म की पत्रिका और नटरंग की संपादक। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी निकलता है कि नटरंग जो है उसके संपादक कौन थे, चाहे नटरंग किसके द्वारा लिखा गया है। तो नटरंग के संपादक रूप में रश्मि वाजपेयी को जाना जाता है। तो पूछेगा कि नटरंग का संपादन किसने किया, तो रश्मि वाजपेयी होगा इसका उत्तर। वाजपेयी की महाराज से बातचीत का मतलब, जिसको इंटरव्यू कहते हैं, इंट्रोगेशन। तो यही जो रश्मि वाजपेयी उनकी शिष्या है, बिरजू महाराज से जब बातचीत की थी, तो उन्हीं के बातों को इसमें लिखा गया है। किस में लिखा गया है, तो जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, तो बिरजू महाराज और उनकी जो शिष्या थी रश्मि वाजपेयी, उन दोनों के बीच में जो बात हुआ था उसी को यहाँ पे लिखा गया है। हम लोग पाठ में वहीं पढ़ेंगे कि उनकी शिष्या और उनके बीच क्या बातचीत हुआ था। कह रहा है कि रश्मि वाजपेयी अपने बारे में कुछ बताइए। बोली बिरजू महाराज से रश्मि वाजपेयी, उनकी शिष्या, बोली कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो ये बताते हैं कि जन्म इनका जफरीन अस्पताल में हुआ था, जो लखनऊ में है, 1938 में। 4 फरवरी था, शुक्रवार दिन था, सुबह 8 बजे। तो बहुत लंबा डिटेल है, इतना क्लियर तो किसी को याद भी नहीं रहता। याद रहता है हो, थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट वाला। आगे कह रहा है कि बसंत पंचमी के दिन हुआ था इनका जन्म।
मतलब यही आकर्षित करने वाला बात है कि जो बिरजू महाराज हैं इनको जन्म अपना बहुत बढ़िया से याद था। किसी किसी को तो केवल जन्म तिथि याद रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनको याद है कि लखनऊ में हुआ था, जफरीन अस्पताल में 1938 में हुआ था, 4 फरवरी था, सुबह में शुक्रवार का दिन था 8 बजे, और बसंत पंचमी के एक दिन पहले। मतलब कि इनका डिटेल कुछ अलग टाइप का है, आकर्षण वाला। इतना क्लियर किसी को याद रहता है अपना जन्म तिथि? नहीं याद रहता है। बहुत ज़्यादा याद रखिएगा तो आप अपना याद रखिएगा कि किस दिन हुआ था आपको, इससे ज़्यादा नहीं पता रहता है किसी को। कह रहा है कि 3 बहनों के बाद इनका जन्म हुआ था, घर में सबसे आखिरी संतान थे। सबसे छोटी बहन कह रहे हैं कि इनसे कितनी साल बड़ी थी, तो 8-9 साल बड़ी थी। इनकी जो सबसे छोटी वाली बहन है इनसे 8-9 साल बड़ी थी। तब अम्मा का उम्र 28 का रहा होगा, अनुमान लगाते हैं। बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। इनकी जो बहनें थी, किनकी बहनें थी, तो जो बिरजू महाराज हैं इनकी बहनों का कह रहे हैं कि जन्म रामपुर में हुआ था। क्यों हुआ था रामपुर में? क्योंकि बाबूजी इनके यहाँ जो हैं 22 साल तक रहे थे, बहुत लंबा समय काल तक। बड़ी बहन का कह रहे हैं कि जो इनकी बड़ी बहन है वो 15 साल इनसे बड़ी थी, है ना। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ गए थे। मैं 1.5-2 साल का था उस समय, जब इनके बाबूजी रायगढ़ में जो राजा हैं उनके यहाँ काम करते थे। तो उस समय अलग अलग जो राजा हैं कुछ समय के लिए कलाकार जो होते हैं उनको अपने यहाँ मंगा लिया करते थे। अब रहा क्यों मंगाते थे, तो कलाकारों को मंगा करके अपना मतलब कि मनोरंजन करते थे। कह रहा है कि रामपुर बहुत दिनों तक रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये वाला भी आपका ऑब्जेक्टिव जो है परीक्षा की दृष्टि से भी आई है। जो कह रहा है ना कि 5-6 साल, तो पूछता है कि कितनी वर्ष के थे जब वे नवाब को पसंद आए थे, तो 5-6 साल के थे, है ना। तो वो नवाब को पसंद आए थे। कौन? बिरजू महाराज। हलकारे का मतलब होता है कि बुलाने वाला। कह रहा है कि हलकारे आ गए तो जाना ही पड़ता था, अगर बुलाने वाले आ गए तो, क्योंकि राजा बुलाए हैं। चाहे जो भी वक्त हो, 6 साल की उम्र में मैं नवाब को बहुत पसंद आ गया। तो याद रखिएगा कि ये जो थे कितने वर्ष के उम्र में नवाब को पसंद आ गए थे? 6 साल की उम्र में ये नवाब को पसंद आ गए थे। कह रहे हैं कि मैं जाकर नाचता था, पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था, पैजामा चूड़ीदार था, अचकन पहनकर। अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान थी, उन्होंने मेरा तनख्वाह भी बांध दिया था। बाबूजी रोज हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते कि 22 साल गुजर गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए। क्योंकि वो चाहते थे कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ से उनको क्या हो, नौकरी छूट जाए। मतलब ये लोग सोच रहे थे कि वहाँ से नौकरी छूट जाए। नवाब नाराज हो गए। और नाराज क्यों थे? कि तुम्हारा लड़का अगर नहीं होगा, यानी कि लड़का नहीं नाचेगा, तो तुमको भी हम नहीं रख सकते। खैर बाबूजी बहुत खुश हुए, उन्होंने मिठाई बांटी। और मिठाई इसलिए बांटी कि नवाब उनसे ना पसंद मतलब कि ना खुश थे और उनको हटाना चाहते थे। और ये भी खुद वहाँ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि बहुत लंबे समय से वहाँ पे रह गए थे ये। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि अब जान छूटी। और जब वे वहाँ से मतलब नौकरी छोड़े रामपुर से, तो कह रहा है कि वहाँ से निर्मला जी जोशी के स्कूल में, यहाँ दिल्ली आ गए। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। यहाँ 2-3 साल काम करते रहे। 2-3 साल काम किए। कहाँ 2-3 साल काम किए? तो निर्मला जी जोशी के यहाँ, जो कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में थी, उनके यहाँ काम किए। कह रहा है ये 43 की बात रही होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पिताजी के, जो इनके पिताजी थे, उनका उम्र कितना था? 43 वर्ष था उस समय। उस उम्र में मैं जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में नाच रखा गया। यह हाल अभी भी है। इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। इनको निमंत्रण मिला था आने के लिए वहाँ पर। उस समय में ना जाने क्या नाचा रहा हूँगा। मतलब कह रहे हैं कि उस समय में पता नहीं हम क्या नाचे होंगे वहाँ पे। तबला बाबूजी ने बजाया उस टाइम पे। अक्सर वे बजा देते थे, पर उन्होंने मेरी आदत डाली थी कि अक्सर जहाँ वे खुद नाचते तो पहले मुझे नचवाते थे। मतलब कि जहाँ खुद इनके पिताजी को नाचना होता था तो ये पहले बिरजू महाराज को नचवाते थे, और खूब जोरों से जमकर नाचता। यूँ मुझे याद तो कह रहे हैं कि नहीं था नहीं, पर वे बोल देते थे तो मैं याद कर लेता था।
इनके पिता जो थे इनको जो कुछ बताते थे ये थोड़ा जल्दी याद कर लेते थे। जैसे दिग दिग थेई ता थेई, मतलब यही बता रहे हैं कि ये इनके पिताजी जो इनको बतलाते थे बिरजू महाराज को ये याद कर लेते थे। कह रहा है कि मैं अंदाज कर लेता था, नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा, सॉरी नाच, नाप यहाँ पर लिखा है लेकिन नाच होगा, खूब नाचा। उसी समय यहाँ कपिला जी लीला कृपालिनी और हिंदुस्तानी डांस अकादमी में थी, उनको बता रहे हैं ये। बाबूजी के साथ मैं रोज आता था, हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाती थी टांगे में, उस समय टांगा चला करता था। मुझे हैट पहनने का शौक था। तो पूछेगा कि बिरजू महाराज को क्या पहनने का शौक था, तो क्या होगा हैट। हैट का मतलब क्या होता है, टोपी। हैट गिर गया तो उन्हें गुस्सा आया, पिताजी इनके गुस्सा में हो गए और बोले कि आते हैं स्कूल और सो जाते हैं, मतलब कि सोना नहीं चाहिए था। फिर उठाया, झंडे वालन के पास उस समय यूं भी डर लगता था पहाड़ी से रात में आते समय। बाबूजी के हाथ में छड़ी देखकर पुलिस वाले ने टोका। क्यों टोका, क्योंकि उन दिनों यह सब नहीं रख सकते थे, मनाही था रखना। खैर उन दिनों ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन कपिला जी लीला जी की जो हायर ट्रेनिंग होती थी वह मैं याद कर लेता था, और अगले दिन बाबूजी से कहूँ कि मुझे याद हो गया तो मानते नहीं थे। फिर जब अम्मा जी कहें कि सुन लो और मस्का लगाए तो सुनते थे। ऐसे प्रण कीड़ तक धुन धुन, मतलब यही सब जो अपना शैली है नृत्य का वहीं लिखा गया है। ये प्रण उस 7 साल की उम्र में खूब सुना था उनको। दरअसल उस समय नौकरी का यह नहीं था कि एक ही जगह है, मतलब जगह बदल बदल कर ये लोग अपना मतलब कि घर का खर्चा चलाते थे और एक जगह कहीं अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। रोजगार के चक्कर में इधर से उधर इनके पिताजी अपने परिवार को लेकर क्या करते थे, घूमते रहते थे जहाँ जब जैसा काम मिला। जैसे मैं 28 साल से यहाँ हूँ, बता रहे हैं कि 28 साल से यहाँ हूँ। तब जहाँ भी नौकरी की वहाँ रहे कुछ दिन, फिर लखनऊ आ गए दो दो 3 महीने, 2-3 महीने। यह स्वतंत्रता थी। रामपुर है तो 3 महीने दिल्ली चले आए। बंदिश नहीं थी कि कहीं हिल नहीं सकते हैं, मतलब इनके पिताजी जो बिरजू महाराज के बता रहे हैं कि उस समय ऐसा था कि हम लोग को इधर उधर भटकना पड़ता था काम को लेकर के, मतलब फिक्स नहीं था कि यहाँ पर आ गए हैं तो यहीं पे काम करना है। आज के समय काल में भी बहुत सारे लोग जाते हैं तो अपना जगह परिवर्तन करते रहते हैं, कहीं काम अच्छा लगा, कहीं नहीं लगा, कहीं मन नहीं लगा, अपना क्या जगह बदलते रहते हैं। कह रहा है कि रामपुर रामपुर है तो 3 कह रहा है कि मतलब कि जो फिक्स नहीं था, ये लोग अपना मतलब कि जगह बदलते रहते थे। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगा होने लगा, माराकाटी होने लगी, मतलब दंगा हुआ था, दंगा कहाँ हुआ था, दिल्ली में तो दंगा हुआ था, तो माराकाटी होने लगा। डर के मारे अम्मा और मैं लखनऊ चले आए। और क्यों आए, डर होगा इनको। ताल ऊपर कुछ लिखा हुआ है, श्याम 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 है वृक्ष की पतिन में, यही सब कुछ है, इसको अपने से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि तालीम इसी किस्म की थी कि कुछ क्लास में देखा, कुछ ताऊ जी को सिखा रहे हैं उसे देखा, मतलब अलग अलग जगहों से इनको सीखने को मिला। कुछ लखनऊ में, इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिनमें बाबूजी जाते थे। प्राइवेट प्रोग्राम का मतलब होता है जिसको आज कल हम लोग मतलब कि साटा के रूप में जानते हैं, मतलब कुछ पैसा देकर कोई किसी को मन बहलाने के लिए थोड़े देर के लिए कलाकारों को मंगाया करते हैं, उसी को मतलब ये कह रहा है कि प्राइवेट। और सरकारी का मतलब कि जब कोई राजा अपने यहाँ बुला करके रख लेता था, तनख्वाह देता था, रहने के लिए जगह देता था, तो वो बात अलग था। तो ये वहीं कह रहे हैं कि जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि इनमें मुझे जरूर रखते थे। कौन रखते थे, तो इनके पिताजी। पहले इसलिए कलकत्ते में बहुत मजा आया, कह रहा है कि कलकत्ता जो है, कलकत्ता में इनको बहुत मजा आया बिरजू महाराज को। अब क्यों आया,
तो देखिए इनको फर्स्ट प्राइज मिला था। प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव वाला में कि बिरजू महाराज को फर्स्ट प्राइज कहाँ मिला था, तो कलकत्ता के प्रोग्राम में, ठीक। और ये वाला लेक्चर सभी लोग सुन लेंगे जो नए हैं पुराने हैं, खासकर जो परीक्षा एग्जाम देने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका दोनों क्लियर हो जाएगा, लड़की का भी। तो कह रहा है कि मतलब फर्स्ट प्राइज इनको मिला कलकत्ता वाला जो प्रोग्राम था, उसमें शंभू महाराज चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे थे। और शंभू महाराज इनके चाचा का नाम था। शंभू महाराज पूछेगा कि कौन थे ऑब्जेक्टिव में, तो बताना है कि इनके चाचा जी थे बिरजू महाराज के। पर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला, मतलब कि बिरजू महाराज को। तो चाचा कहने लगे कि देखो भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, और मैं बहुत खुश। चैन और वगैरह मेडल वगैरह मुझे मिला, चैन और मेडल इनको मिला था। उस समय क्या मिला था इनको, चैन और मेडल। उस समय मैं 8 साढ़े 8 साल का था। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि जब इनको फर्स्ट प्राइज कलकत्ता में मिला था और प्राइज के रूप में चैन और मेडल मिला था, उस समय इनका उम्र कितना था, 8 साढ़े 8 साल का था। मतलब 8.5 मान करके चलिए। समझिए कि 9 साल के भीतर ही सब तमाशे हो गए मेरी ज़िंदगी के। मैं आमलेट नहीं खाता था। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी बना कि ये जो बिरजू महाराज हैं क्या नहीं खाते थे, आमलेट नहीं खाते थे। चाचा जी खाते थे इनके आमलेट। तो कहें अब ये दाल का चिल्ला खाएगा, मतलब दाल का चिल्ला। जब अंडा कहकर पूछे तो नहीं खाता था, जब मूंग की दाल कहें तो उसे मज़े से खा लेता था, अंडा को ही। मतलब अंडा को अगर कोई अंडा कह कर देता था तो ये नहीं खाते थे। अब बोलता था कि मूंग की दाल है चाहे दाल का चिल्ला है, तो ये खा लेते थे। कहकर पूछे तो नहीं खाता था, जब मूंग की दाल कहे तो बड़े मज़े से खा लेता था। तो शंभू महाराज शुरू से ही बड़े शौकीन तबीयत के थे। लच्छू महाराज शुरू से ही बड़े अप टू डेट रहते थे। जब ये शायद 28-30 साल के थे तब से गए हैं। कौन, इनके चाचा जी। कलकत्ते न्यू थिएटर्स कंपनी में 40 साल कलकत्ते और बम्बई मिलाकर फिल्में में बीता उनका। हाँ, 9.5 साल का था जब बाबूजी की मृत्यु हुई। तो ये वाला जो है आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में कि जब बिरजू महाराज के पिता का निधन हुआ था तो उस समय उनका उम्र कितना था, तो 9.5 साल का था उनका उम्र। उनके साथ आखिरी आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में मेरा था। ये भी आई है कि जो बिरजू महाराज थे, बिरजू महाराज का उनके पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम जो हुआ था, तो कब और कहाँ हुआ था आखिरी प्रोग्राम, तो मैनपुरी में हुआ था। लू लग गई थी उन्हें, कह रहा है कि लू लग गई थी। पूछेगा उनको क्या हुआ था, तो लू लग गई थी। और यहाँ इनकी जगह मैं नाचा था, बिरजू महाराज नाचे थे उस समय, क्योंकि उन्हें बुखार था। लू मैनपुरी में ही लगी थी उनको। वहाँ से हम लोग लौट कर आए तो 16-20 दिनों रहे, कमजोरी आती गई। यह आदत थी उनकी कि मतलब वो किसी को बताते नहीं थे अपना दुख और कष्ट, ज़्यादा किसी से कहते नहीं थे। और कह रहे हैं कि मेरा भी लगभग वही आदत है। उन्हें भी शुगर था, तो चौक इक्के पर चौक वगैरह चले गए और सबसे मिल आए, जितने भी अनीसाबाद में रहने वाले थे, अपने जो पहचानने वाले थे। और कह रहा है कि सब उनको प्यार करते थे। किनको, इनके पिताजी को। मुझे तालीम बाबूजी से ही मिली। पूछेगा कि इनको तालीम किससे मिला था, तो बाबूजी से मिला था। गंडा भी बांधा मुझे उन्होंने। गंडा कौन बांधा था, तो इनके पिताजी उनको बांधे थे। जब बांधा तो अम्मा से कहा कि जब तक तुम्हारा लड़का नजराना नहीं देगा तो गंडा नहीं बांधूंगा। हमको शायद लगता है कि गंडा बांधना का मतलब होता है गुरु दक्षिणा। तो बोले थे कि, तो बोले कि मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले थे। जब 500 आया तो गंडा बांधा उन्होंने, मतलब ये अपने पिताजी को दिए होंगे 500, और कहा इसमें से 1 पैसा मैं किसी को नहीं दूंगा। इनके पिताजी, यह मेरा पैसा है, इसका गुरु हूँ, और यह इसने मुझे नजराना दिया है। तो 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। तो मुझे और जगत कहार का लड़का, ये भी आई है कि जो बिरजू महाराज के पिताजी थे, तो एक साथ किन लोगों को गंडा बांधे थे, तो एक बिरजू महाराज को और एक
जगत कहार करके नाम का जो लड़का था, जगत कहार, उसी को बांधे थे लखनऊ में दोनों को। तो शागिर्द मैं बाबूजी का हूँ, यानी कि ये शागिर्द किसके थे? अपने बाबूजी के थे। और रश्मि वाजपेयी जो ये सारी बातें उनसे पूछ रही हैं, है ना, वो कौन, वो किसकी शागिर्द शागिर्द थी? तो बिरजू महाराज की वो शागिर्द थी। ठीक, कह रहा है कि फिर पिताजी की मृत्यु हुई और उस समय मैं इतना छोटा था कि दुख भी समझ में नहीं आया कि क्या होता है पिता का दुख। उनके मरते ही हम लोगों का बहुत खराब दिन आ गया जब इनके पिताजी का मृत्यु हुआ। उधर शंभू महाराज जी का शौक कर्जा लेकर खाना पीना गालियां देना घर भर को, मतलब अपने चाचा के बारे में बता रहे थे। ये बताए हुए हैं कि मतलब कि जो इनके चाचा जी थे ये नशीला आदमी थे, मतलब कि पीते थे, ड्रिंकिंग करते थे, कर्जा ले करके, और गाली देते थे पूरे घर भर को। उनके 2 बच्चों की मृत्यु लगभग उन्हीं दिनों हुई। उनके 2 बच्चे मर गए थे, इनके चाचा जी के जो थे बच्चे। यह सब उसी समय की बात है। बाबूजी की मृत्यु के साथ ही पिताजी बहुत दुखी रहते थे उनसे। उसी समय मैं अम्मा को लेकर नेपाल गया। सोचिए उस समय बिना पिताजी के, मतलब अकेले अभी दोनों लोग हो गए माँ बेटा। पहले पिताजी रहते थे, अब ये अपनी माँ के साथ गए मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है, यहाँ पर भी गए। अम्मा ले गई बांस बरेली जो है। उस समय हालत थी कि 50 रुपए भी अगर कहीं से मिल जाए तो बहुत है काम करके। पहले का सब पैसा हमारे टाइम तक कह रहे हैं कि ख़त्म हो चुका था, कर्जदार हो गए थे। बाबूजी किसी का भी भला करने के लिए एक से पैसा लेकर और दूसरे को दे देते थे, इसीलिए कर्ज भी हो गया था। मतलब 100 लिए तो 200 दूंगा कहकर, तो ये और भी कर्जा बना देगा, इसी के चलते कह रहे हैं वो। यह उनकी आदत अजीब सी थी। कानपुर में 2.5 साल रहा। पूछेगा कि कानपुर में बिरजू महाराज कितने दिनों तक रहे, तो 2.5 साल, जिसमें 25-25 रुपए की 2 ट्यूशन मैंने आर्यनगर में पकड़ी थी। तो बिरजू महाराज ट्यूशन कहाँ पकड़े थे? आर्यनगर में। और कितने रुपए की? 25-25 पैसे की। और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था जो मुस्लिम लोग का होता था। तो कब्रिस्तान में कह रहे हैं कि आते समय मतलब कि पैदल 3 मील जाना था इनको। कितना जाना था? 3 मील पैदल चल करके, और रास्ते में कब्रिस्तान था। तो डर भी लगता था इनको। कह रहे हैं कि 10-11 साल की उम्र थी उस समय जब ये ट्यूशन पकड़े थे। अब 50 रुपए में रिक्शे पर खर्च करता करता तो क्या बचता? मान के चलिए अगर पैदल नहीं जाएंगे, रिक्शा से जाते, तो बचता इनको क्या? कुछ नहीं बचता। और ट्यूशन में नागा हो तो पैसा अलग से काट लेते थे, है ना, कि नहीं जो जाएगा ट्यूशन में उससे क्या लिया जाएगा? पैसा लिया जाएगा। 50 रुपए में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा, मतलब ये काम करके आगे बढ़े हैं, बताइए। 50 रुपए में काम करते और ट्यूशन भी पढ़ते। एक सीताराम बगला करके लड़का था, अमीर घर का वो लड़का था। वो कह रहा है कि उसे मैं डांस सिखाता और वह बेचारा मुझे पढ़ा देता था। ये उनको क्या करते थे? तो डांस सिखाते थे, और वो जो लड़का था इनको पढ़ा देता था। हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ चिंता, कहाँ अम्मा, कहाँ 50 रुपए की ट्यूशन। मतलब ये बताना चाहते हैं कि उस टाइम पे इनको थोड़ा काम ज़्यादा था, इसी के चलते ये क्या हुए, मतलब पढ़ नहीं पाए। कह रहा है मैं फेल भी हो गया, मतलब पढ़ाई अच्छी तरह नहीं कर पाया। अच्छी तरह पढ़ता तरीके से तो ईश्वर की कृपा से मेरा दिमाग बहुत तेज था। मतलब बता रहे हैं कि मतलब चिंता भी था, उधर पढ़ाई भी था, कर्ज भी था, मतलब अम्मा, मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं बिखरा हुआ था इसीलिए पढ़ाई भी नहीं कर पाया। अच्छा तरह से पढ़ता तो कह रहे हैं कि मेरा दिमाग बहुत अच्छा था, मैं पढ़ लेता। नेपाल भी इसी दौरान गए। एक हमारे रिश्तेदार थे वहाँ, झुमक लाल करके, इनके रिश्तेदार का नाम क्या था? झुमक लाल करके। बस यही एक कारण था, वहाँ रहे नहीं, मतलब रिश्तेदार थे इसलिए रहे नहीं, खास प्राप्ति नहीं हुई। जाते में मुजफ्फरपुर गए, जयपुर भी गया, वहाँ भी कोशिश की, मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए, 200-400 मिल जाए तो कुछ महीने कट जाएंगे। हालत तो यह था कि एक मकान में ही थे, ऊपर नीचे, चूल्हा शुरू से अलग था इनका, मतलब चाचा जी के साथ खाना नहीं बनता था। महाराज जी का अपना खाना पीना जैसा था। पिताजी के समय से ही दादी पिता अलग रहते थे, मतलब इनके दादी और पिताजी क्या हो गए थे? अलग रहते थे। चाचा अलग, और वे मारा पीटी बहुत करते थे। कौन? इनके चाचा। 14 साल की उम्र में मैं जब लखनऊ वापस
आया फेल होकर, तब कपिला जी अचानक लखनऊ पहुंची और यह जानने के लिए कि जो लड़का था वो कुछ करता भी है या आवारा या गिरहकट हो गया है, कि मतलब वह लड़का है कैसा, वह है कहाँ। तब अम्मा जी ने दिखाया मुझे कि ये करते हैं थोड़ा जो थोड़ा बहुत जो मतलब सीख पाए थे। तब कपिला जी ने मुझे संगीत भारती, संगीत भारती का पुराना नाम क्या था कि जो पहले हिंदुस्तानी डांस हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी था, उसका अब नया नाम हो गया था संगीत भारती। वहाँ लेकर गई, 6 महीने बढ़ गए तो खुश हुआ। उस समय 250 रुपये मिलते थे, इनको 250 रुपया मिलता था और रहता था दरियागंज में। एक दुछत्ती थी जैन साहब के मकान में। तो ये किसके मकान में रहते थे? जैन साहब के मकान में। अम्मा जी को दुख था कि जैनियों का मकान है और जो जैन लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, मतलब शाकाहारी भोजन खाते हैं। लड़के को प्याज खाने को नहीं मिल रहा है, मछली तो खाता नहीं था, मतलब ये मछली नहीं खाते थे। कौन? बिरजू महाराज। पर उसमें छोटी सी तो जगह थी, एक टेबल फैन ले लिया था, मतलब टेबल फैन था इनके पास। दरियागंज से 5 या 9 नंबर का बस पकड़ता था। कितने नंबर का बस पकड़ते थे? और कहाँ से बस पकड़ते थे? तो दरियागंज से। कभी रीगल पर और तो कभी ओडेन सिनेमा के पास उतरता था। वह स्कूल था रिवोली के पास। तो 1 महीने तक मैं रास्ता ही भूल जाता था। कह रहे हैं कि मैं रास्ता भूल जाता था, रास्ता ही भूल जाता था। एक खंभे से चारों एक खंभे एक से खंभे हैं चारों तरफ से, तो मैं किसी भी सीढ़ी से चढ़ जाता था। इनके कहने का मतलब है कि जो खंभे थे चारों तरफ एक ही तरह के दिखलाई देते थे और इनको मुश्किल होता था। फिर ये निशान बनाए वहाँ पर कि यहाँ से आना है और यहाँ से जाना है। हाँ, एक घटना बहुत दुखदाई रही शुरू में। बाबूजी की मृत्यु के समय बिल्कुल पैसा नहीं था घर में कि दसवां किया जाए। दसवां होता है ना हिंदू में, दसवां तेरही ये सब होता है। 10 दिन के अंदर सोचिए मैंने 2 प्रोग्राम किए थे ये। उन 2 प्रोग्राम से 500 रुपया इनको मिला था और दसवां तेरही किया गया। बाहर जो मित्र लोग थे उनको भी शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि घर की ऐसी हालत है। जो भी हो, यह मुझे अच्छी तरह याद है कि पिताजी का मरना, फिर उन 10 दिनों में मेरा नचना और पैसे इकट्ठा होना, उनसे ही दसवां तिराही का इंतजाम होना, यह मुझे अच्छी तरह याद है। उससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हुआ होगा। मतलब वो बहुत बड़ा कष्ट था इनके लिए। किनके लिए? बिरजू महाराज के लिए। ऐसी हालत में मैं नाचने गया, बताइए। मेरा ख्याल है कानपुर या देहरादून ऐसी जगह गए थे। लखनऊ से वहाँ गया। नहीं नाचता तो पैसा कहाँ होता। मतलब बता रहे हैं कि पिताजी के मरने के बाद भी मुझे नाचना पड़ा। और क्यों नाचना पड़ा? अगर ये नहीं नाचते तो इनके घर का खर्चा कौन चलाता? चाचा वाचा जी थोड़े देते थे, वो अलग रहते थे। चाचा जी कहाँ रहते थे? कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा दुखद वक्त था। खैर बहरहाल, जब 14 साल का था तो संगीत भारती आया। संगीत भारती आए थे तो उस समय इनका उम्र था 14 साल। फिर जब 1 साल हो गया तो कहने लगे अब तुम परमानेंट हो गए। मैंने वहाँ 4.5 साल काम किया। कहाँ? संगीत भारती में। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी कि गुप्ता जी भरतनाट्यम मणिपुरी वालों को तो कहते थे कि ये पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, ये करो वो करो, और समझते थे कथक 8 मिनट में, यानी कि रानी कर्णा का सोलो करवा दो, बस उतना ही काफ़ी है। तो कह रहे हैं कि तो मुझे बहुत दुख होता कि मैं कर सकता हूँ लेकिन मुझे ये लोग करने नहीं देते हैं। इस धर्म संकट में मैंने नौकरी छोड़ दी, करीब 56 के आसपास, है ना। लगभग 8 महीने मैं अलग रहा। मैं लखनऊ चला गया, ये उसके बाद कहाँ चले गए? लखनऊ। बस ऐसे ही तब तक शंभू महाराज आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में, और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे माया राव को। मतलब इनके जो चाचा थे वो भी सिखाते थे। संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी थी। ये एक क्या किया? साइकिल खरीदे, जो मेरे पास अभी भी है। और उस साइकिल को मैं नहीं बेचता हूँ। उस साइकिल को कह रहे हैं कि देखकर मैं अपना पुराना वक्त याद करता हूँ। बाकी जो है इसके अगला वाला पार्ट भाग 2 में डालेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
ये पाठ भी बहुत लॉन्ग है, तो इसको अब हम इतना पे बंद करते हैं।